बगदाद का ये थिएटर लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन जहां कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म नहीं चलनी थी, बल्कि अगले चंद मिनट्स में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला था। और ये फैसला कोई और नहीं बल्कि एक यतीम बच्चा करेगा, जो आज अपनी फुल ताकत के साथ इराक का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। अलखुल्द हाल में बैठे ये लोग यहाँ अपनी मर्जी से भी नहीं आए, बल्कि इन्हें जबरदस्ती घसीट कर यहाँ लाया गया। जिस तरह अगले चंद लम्हों में स्टेज पर एक अनोखी फिल्म चलने वाली थी, उसी तरह ये ऑडियंस भी गैर मामूली थी। महंगे सूट, चमकते जूते और गले में टाई बांधे इराक की एलीट क्लास से ताल्लुक रखने वाले बास पार्टी के मेंबर्स थे। हाल में इसी चल रहा था, लेकिन फिर भी माथे पे पसीना था। और फिर इसी लम्हे एक शख्स इस हाल में दाखिल होता है। यहाँ बैठे बास पार्टी के सारे मेंबर्स तालियां बजाकर इसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन ये नौजवान सब कुछ नजरअंदाज करते हुए स्टेज पर खड़ा हो जाता है और हाथ हिलाकर सबको खामोश करा देता है। इसके हुक्म पर हाल का दरवाजा भी लॉक कर दिया जाता है। फरार का वाहिद रास्ता बंद हो चुका था। इसके बाद स्टेज पर खड़ा ये नौजवान अपनी बात शुरू करता है। कुछ गद्दारों ने इराक के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की है, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे जासूसों ने इस बगावत के कामयाब होने से पहले ही इसका भांडा फोड़ दिया। इस गद्दारी में जितने लोग भी मुलव्वस थे, वो सब इस हाल में मौजूद हैं। और इसके बाद अपनी एक नोटबुक दिखाकर कहता है कि सारे गद्दारों के नाम इस नोटबुक में दर्ज हैं। अलखुल्द हाल में मौत का सा सन्नाटा है। बास पार्टी के सारे कारकुनान के पसीने छूटे हुए हैं कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए, लेकिन स्टेज पर मौजूद इस नौजवान के चेहरे पर कोई फर्क नजर नहीं आता। बड़े आराम से अपना सिगार सुलगाता है, 3-4 बड़े बड़े कश लगाता है और फिर फैसला सुनाता है कि गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। मैं जिसका भी नाम लूं, वो आराम से उठकर हाल से बाहर चला जाए। इस्माइल इब्राहिम नज्जार, अहमद इब्राहिम सालेह, मोहम्मद। फिर अपनी नोटबुक उठाता है और अपने खिलाफ होने वाले एक एक शख्स का नाम लेकर उसे बाहर निकालता है। इस नौजवान के खिलाफ जाने वाले इन 68 बागियों को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अपनी हुकूमत के खिलाफ जाने वाले इन सारे बागियों को आउट करने के बाद इस नौजवान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ जाती है और हाल तालियों से गूंजने लगता है। ये इस बात का ऐलान था कि सद्दाम हुसैन इराक का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है और सद्दाम के खिलाफ सर उठाने वाला कोई भी शख्स कुचल दिया जाएगा। जुलाई 1968 में बास पार्टी के अहमद हसन अल-बकर इराक के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट। यानी सद्दाम हुसैन इराकी सदर के बाद पूरे इराक में दूसरे सबसे ताकतवर तरीन इंसान बन चुके थे। 1971 तक बास पार्टी ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। इराक के पिछले हालात को एनालाइज करते हुए सद्दाम एक बात समझ चुका था कि सियासी कशमकश इराक की तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। अपनी हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की बगावत से बचने के लिए सद्दाम ने अहम तरीन रियासती पोजीशंस पर अपने लोग लगाए और हर रियासती इदारे को खुश करने के लिए उस पर इन्वेस्ट किया। जब बास पार्टी पावर में आई तो पूरा इराक तबाह हाल था। इराकी तेल अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनियों के हाथ में था। आपको याद है, हमने कहा था कि सुइज कैनाल को नेशनलाइज करने की वजह से सद्दाम हुसैन जमाल अब्दुल नासिर से काफ़ी इंस्पायर हुए थे। ठीक उसी तरह सद्दाम की पार्टी जैसे ही पावर में आई, सद्दाम हुसैन ने सबसे पहले इराकी तेल को बैरूनी कुव्वतों से आज़ाद कराने का फैसला किया। और फिर 1 जून 1972 इराक ने अमरीकी और बरतानवी कंपनियों को फारिग करके इराकी तेल को नेशनलाइज कर दिया। इससे इराक को तेल की आमदनी पर मुकम्मल खुद मुख्तारी मिली। इस फैसले ने इराकी मईशत को तेज़ी से मजबूत करना शुरू कर दिया। इसी तेल की आमदनी से पूरे इराक में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू किया गया। स्कूलों की तादाद कई गुना बढ़ा दी गई, तालीम मुफ्त कर दी गई, वजीफा प्रोग्राम शुरू हुआ, बैरून मुल्क आला तालीम के लिए फंड दिए गए, यूनिवर्सिटियों में साइंस, इंजीनियरिंग और तिब पर जोर दिया गया। सद्दाम अपनी स्पीचेज में हमेशा कहता कि किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए खवातीन अहम किरदार अदा करती हैं और कोई भी कौम खवातीन की तरक्की के बगैर उरूज नहीं पा सकती। इसलिए खवातीन को लेकर नए कवानीन बनाए गए। पूरे इराक में खवातीन पर तालीम लाजमी कर दी गई। कई सरकारी इदारों में खवातीन को शामिल किया गया। मुल्क के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक अस्पतालों का जाल बिछा दिया गया और इन अस्पतालों में फ्री हेल्थ केयर निज़ाम के तहत इलाज भी मुफ्त कर दिया गया। पेट्रोकेमिकल, स्टील, टेक्सटाइल, सीमेंट और बिजली के बड़े प्लांट्स लगाए गए और कुछ ही सालों में इराक खित्ते का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज वाला मुल्क बन गया। तेल की आमदनी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सद्दाम ने दिल खोल कर इराकी फौज पर भी इन्वेस्ट किया। नई भर्तियां की गई, फाइटर जेट्स खरीदे गए और एक से बढ़कर एक जदीद तरीन असला खरीदा गया। चंद ही सालों में इराकी फौज खित्ते की सबसे ताकतवर फौज बन चुकी थी। इन्हीं कामों की वजह से सद्दाम पूरे इराक में एक हीरो बन चुके थे। सद्दाम के पोस्टर लगाए गए, सद्दाम के मुजस्समे बनाकर चौराहों पर सजाए गए, सद्दाम की जिंदगी पर फिल्में बनाई गईं। इन शॉर्ट सदर हसन अल-बकर सद्दाम की शख्सियत के पीछे कहीं छुप चुके थे और शायद यही सब देखते हुए अहमद हसन अल-बकर 16 जुलाई 1979 के दिन टीवी पे आए और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अहमद हसन अल-बकर के जाने के फौरन बाद सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बन जाते हैं।
अभी सद्दाम को इक़्तिदार में आए सिर्फ चंद दिन ही हुए थे कि उसे इक़्तिदार से हटाने का एक खतरनाक मंसूबा बनाया गया, जहां सद्दाम की वफादार इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सद्दाम का साथ दिया और इससे पहले कि सद्दाम के खिलाफ बगावत होती सबूतों समेत सारा प्लान सद्दाम के सामने रख दिया। जब सारे कनेक्शन और सारे लिंक्स जोड़े गए तब खौफनाक हकीकत सामने आई। ये मुल्क की सतह पर सदर को हटाने का कोई छोटा मोटा कू नहीं था, बल्कि सारी बगावत के पीछे बास पार्टी की सीरियाई ब्रांच के सरबराह हाफिज अल असद का हाथ था। और 22 जुलाई 1979 के दिन सद्दाम ने वक्त ज़ाय किए बगैर इराक के खुल्द हाल में असद के सहूलतकारों को सजाए मौत सुना दी, जिसमें बास पार्टी के 68 कारकुनान और कई फौजी अफसरान को सजाए मौत, उम्र कैद या मुल्क बदर कर दिया गया। इस तरह पावर में आते ही सद्दाम ने सबसे पहले पार्टी में अपने मुखालिफिन का खात्मा किया। वो यतीम बच्चा जिसे बचपन में बुली किया जाता, गली मोहल्ले के बच्चे जिसका मजाक उड़ाते, आज वो इराक का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। साल 1979 इराक के हमसाये में मौजूद ईरान में खुमैनी के इनकलाब के तहत बादशाहत का खात्मा कर दिया जाता है और आयतुल्लाह खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर बन जाता है। सद्दाम हुसैन खुमैनी की हुकूमत को सरेआम तस्लीम करता है और उम्मीद जाहिर करता है कि ईरान इराक ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन सिर्फ चंद महीनों में ही हालात इसके बरअक्स होने लगते हैं। खुमैनी ने इक़्तिदार में आते ही इराक में बागियों की पुश्त पनाही करना शुरू कर दी। 1975 में ईरान और इराक के दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, लेकिन खुमैनी ने आते ही इन एग्रीमेंट्स को मुस्तरद कर दिया और सद्दाम को नाजायज़ डिक्टेटर कहकर उसके इस्तीफे का मुतालबा तक कर दिया। यानी खुमैनी मुकम्मल तौर पर इराक के अंदरूनी मामलात में इन्वॉल्व हो चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद सद्दाम ने ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। और हाँ, इसकी डिटेल बहुत लंबी है, इसलिए फिर कभी फिलहाल यहाँ से टॉपिक को शॉर्ट करते हैं। खुमैनी यहाँ पर भी नहीं रुका। खुमैनी ने कई साल इराक में गुजारे थे, इसलिए इराक में उसके बहुत से फॉलोअर्स और उसके इनकलाबी नजरिए से मुतासर होने वाले कई शिया रहनुमा उसके दोस्त बन चुके थे। खुमैनी के हुक्म पर इराक में दावा पार्टी के नाम से एक मुसल्लह गिरोह वजूद में आया। दरअसल ये ईरानी इनकलाब का ही एक इराकी बाजू था। इस गिरोह ने इराक के मुख्तलिफ शहरों में बम धमाके करके इराकी अवाम का खून बहाना शुरू कर दिया। खुमैनी ने अपना इनकलाब करीब के अरब देशों में एक्सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। सद्दाम की सारी वार्निंग्स को नजरअंदाज किया गया। अब सरहदी माहौल थोड़ा गर्म होने लगा। दोनों ममालिक के दरमियान छोटी छोटी झड़पें होने लगी और 4 सितंबर 1980 में ईरान ने इराक की 2 आबादियों पर बम बरसाए। सद्दाम ने आखिरी कोशिश के तौर पर तेहरान पैगाम भिजवाया कि 1975 में सरहदों के बंटवारे के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था उसे रिस्पेक्ट किया जाए, लेकिन ईरान ने जवाब दिया कि वो मुआहदा तो बैरूनी कुव्वतों के दबाव में हुआ था, इसलिए हम उसे मानते ही नहीं। अब दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी झड़पों में इजाफा हुआ। 16 सितंबर 1980 के दिन ईरान ने शत्ल अरब में इराकी बंदरगाहों पर बम बरसाए। शत्ल अरब की यह बंदरगाहें सद्दाम के इराक के लिए शहरम की हैसियत रखती थी, क्योंकि इराक का अरेबियन सी तक पहुंचने का वाहिद जरिया यही बंदरगाहें थी और इराक की सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्हीं बंदरगाहों के जरिए होती थी। ये ईरानी हमला देखकर सद्दाम हुसैन ने 1975 का LGO एग्रीमेंट खत्म करने का ऐलान कर दिया, मगर जैसे ही ये नाजुक दौर टूटी, हालात तेजी से बिगड़ गए। 22 सितंबर 1980 सद्दाम हुसैन ने अपनी फिजाइया को ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया। इराकी एयरफोर्स ने ईरान की 10 से 12 एयर बेसेस पर एक साथ हमला किया। सद्दाम हुसैन चाहता था कि ईरानी एयरफोर्स को जमीन पर ही तबाह किया जाए और ईरान ये जंग शुरू होने से पहले ही हार जाए, जिस तरह 1967 की अरब इसराइल जंग में इसराइल ने अरबों के साथ किया था। इस हमले के फौरन बाद इराक की जमीनी फौज ईरान में दाखिल हो जाती है। अब दूसरी जंग अजीम के बाद शायद दुनिया की सबसे खतरनाक जंग का आगाज हो चुका था। इस ईरान इराक वॉर पर एक पूरी सीरीज बन सकती है, इसलिए हम इस वीडियो में चंद एक वाकयात पर रोशनी डालते हुए वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। 1980 में जंग शुरू हुई तो इराकी फौज ईरान के कुछ सरहदी इलाकों पर कब्जा कर चुकी थी। जिस जंग को सद्दाम हुसैन 1-2 हफ्ते की जंग समझ रहा था, अब वो हफ्तों से निकलकर महीनों बल्कि सालों में दाखिल हो चुकी थी। 1981 और 1982 ईरान ने जवाबी हमला करके अपने सरहदी इलाके इराक से वापस छीन लिए, बल्कि ईरानी फौज इराक के अंदर घुसने लगी। जंग दिफा से निकलकर हमलावर मरहले में दाखिल हो चुकी थी। 1983 और 1984 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह सरहदों पर खंदके खोदकर अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए जंग शुरू की गई। इराक ने कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए और खलीज में ऑयल टैंकर्स पर हमले हुए, जिसमें आलमी तिजारत बड़ी हद तक मुतासर हुई और मिडल ईस्ट के माहौल को नाकाबिल इख्तिलाफी नुकसान पहुंचा। 1985 और 1986 ईरान ने ह्यूमन वेव स्ट्रेटजी अपनाई, जिसमें ईरान के कोई 10 से 15 साल के बच्चे मामूली हथियारों के साथ बड़ी तादाद में जानबूझकर इराकी फौज के सामने आते, जानबूझकर बारूदी सुरंगों पर दौड़ाए जाते। इस स्ट्रेटजी से ईरान को कुछ कामयाबियां तो मिली, लेकिन इससे बढ़कर बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। फौज जजीरा पर ईरान का कब्जा हो गया और ये इराकी मईशत के लिए सबसे बड़ा धचका था। इसके जवाब में इराक ने शिद्दत से ईरान के खिलाफ कीमियाई हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। 1987
तेल के टैंकर्स की हिफाजत के नाम पर अमेरिका और इत्तेहादी कुव्वतों ने मिडल ईस्ट में अपने कदम मजबूत कर लिए। कुवैती जहाज़ों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी अमेरिका को दे दी गई और इन दोनों मुमालिक ने एक दूसरे के दारुल हुकूमत बगदाद और तेहरान पर भी मिसाइल गिराना शुरू कर दिए। 1988 जिस जंग को शुरू होने से पहले सद्दाम हुसैन चंद हफ्तों की जंग समझ रहा था, अब वो 8वें साल में दाखिल हो चुकी थी। दोनों मुमालिक की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी। इन 8 सालों के दौरान कुछ इराकी तंजीमें मुसलसल इराक के खिलाफ बगावत करती रहीं, खासकर कुछ कुर्द तंजीमें जो इराक से अलहदगी चाहती थीं, और इन तंजीमों का हेडक्वार्टर इराकी शहर हलबजा था। 1988 में सद्दाम हुसैन ने इस बगावत को कुचलने के लिए अपने ही शहर हलबजा पर कीमियाई हमला किया और इराक के लाखों कुर्दों को मौत की नींद सुला दिया। इसकी तफसील में सद्दाम हुसैन ने कहा कि ये लोग गद्दार थे जो इस जंग के दौरान ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि हकीकत ये थी कि सैकड़ों बागियों के दरमियान हजारों बेगुनाह लोग भी शहीद हुए। लेकिन आलमी ताकतें सिर्फ तमाशाई बनी जंग की होलनाकियों का तमाशा देख रही थीं, क्योंकि उनकी वेपन इंडस्ट्री को अरबों डॉलर्स का फायदा हो रहा था। लेकिन 1988 तक इन दोनों मुमालिक की कमर टूट चुकी थी। अब वो चाहकर भी मजीद जंग नहीं लड़ सकते थे। जब आलमी ताकतों ने ये देखा कि उनका मफाद निकल चुका है, तो उन्होंने अपने सेकंड प्लान पर काम शुरू किया। दिखावे और रस्मी तौर पर यूनाइटेड नेशन ने बीच में आकर सीज फायर करा दी। सितंबर 1980 से शुरू होने वाली जंग अगस्त 1988 को अपने इख्तिताम को पहुंची। इन 8 सालों की तबाहकुन जंग ने दोनों मुमालिक को नाकाबिले तिलाफी नुकसान पहुंचाया। दोनों मुमालिक की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी और 10 लाख से ज्यादा लोग इस जंग में मारे जा चुके थे। लेकिन इतनी तवील और खतरनाक जंग लड़ने के बाद भी दोनों मुमालिक की सरहदों में 1 इंच का भी इजाफा नहीं हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जंग ड्रा पर खत्म हुई। सद्दाम हुसैन का इराक जो इस जंग की शुरुआत में अपनी पीक पर था, अब वो सऊदी अरब और कुवैत के अरबों डॉलर्स का मकरूज बन चुका था। और इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा वेस्टर्न कंट्रीज इसराइल, रूस और चाइना को हुआ, जिन्होंने इस जंग से अरबों डॉलर्स बनाए। बल्कि आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इस जंग में सऊदी अरब और कुवैत फाइनेंशियली इराक को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि जानते हो ईरान का सपोर्टर कौन था? इसराइल। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इस वक्त इसराइल ने इसी फार्मूले पर अमल किया था।